खायरस की ठंडी रहस्यमयी रात में वो नो पूछो वाली स्त्री असल में एक नाइट टेल्ड फॉक्स थी, जिसे सबसे शक्तिशाली और ताकतवर माना जाता है। वो धीरे धीरे उस तालाब से आगे बढ़ती गई। उसके हर कदम के साथ जमीन जैसे उसकी उपस्थिति को पहचान रही है। हवा भारी हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं अपने आप झुकने लगी थी, जैसे किसी महारानी का स्वागत कर रही हो। उसके कदमों के पीछे उसकी नौ पूंछें अलग अलग ऊर्जा के साथ लहरा रही थी। आग, धुआं, हवा, छाया, हर पूंछ अपने आप में एक अलग शक्ति का प्रतीक थी। उसका नाम था मेनका। वो कोई साधारण अस्तित्व नहीं थी, बल्कि डीमन गॉड के बाद इस संसार की दूसरी सबसे ताकतवर सत्ता। चलते चलते उसका शरीर रॉयल पोशाक से ढक गया। कुछ ही दूरी पर घने काले जंगल के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था, काले पत्थरों से बना, जिसकी दीवारों पर प्राचीन रूम चमक रहे थे। महल के ऊपर आसमान हमेशा थोड़ा गहरा रहता था, जैसे वहां रोशनी भी आने से डरती हो। जैसे ही मेनका उस महल के मुख्य द्वार के पास पहुंची, भारी भरकम दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर खड़े सैनिक, जो इंसान नहीं बल्कि अलग अलग प्रजातियों के शक्तिशाली योद्धा थे, एक साथ घुटनों पर झुक गए। महारानी, उनकी आवाज एक साथ गूंजी, लेकिन मेनका ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसका शांत चेहरा था, लेकिन उसकी आंखों में वो खतरनाक ठंडापन था जो किसी को भी अंदर तक जमा दे। वो सीधे महल के अंदर बढ़ती चली गई, लंबे गलियारों से गुजरते हुए, जिनकी दीवारों पर लगी मशालें उसकी मौजूदगी से खुद ब खुद तेज जलने लगी थी। उसके शरीर से निकलती हल्की नीली और बैंगनी आभा पूरे महल को एक अजीब सी ऊर्जा से भर रही थी। आखिरकार वो अपने कक्ष तक पहुंच गई। दरवाजा खुला और अंदर का दृश्य किसी रानी के लायक नहीं, रानी के लायक ही था। विशाल कमरा, जिसमें काले और चांदी के रंग का मिश्रण था। बीच में एक ऊंचा सा बेड, जिसके चारों तरफ हल्की धुंध जैसी ऊर्जा घूम रही थी। एक आईना था, जिसके सामने बैठने की जगह थी। मेनका धीरे से उस पर बैठ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसकी पूंछें धीरे धीरे गायब होने लगी, जैसे वो अपनी शक्ति को फिर से अपने अंदर समेट रही हो। फिर उसने अपनी आंखें खोली और खुद को आईने में देखने लगी। इस बार उसके होठों पर हल्की स्माइल थी। उसने अपनी खूबसूरती को एक टक आईने में निहारा और अपने बालों में उंगलियां डाल सहलाने लगी। उसके वहां पर बैठते ही बहुत सारी दासियां उसके चारों तरफ आ गई, उसे घेर लिया और उसे सिंगारने लगी। कुछ दासियां उसके लंबे रेशमी बालों को अपने हाथों में लेकर चांदी की कंघी से बड़े ही सावधानी के साथ संवारने लगी। एक दासी ने मेनका के होठों पर लाली सजाई और दूसरी ने उसकी बैंगनी आंखों में खूबसूरत काजल डाला। दो दासियों ने उसके हाथों को सावधानी से अपने हाथों में लिया और उनके नाखूनों को सजाने लगी। चेहरे पर एक गुरूर भरी चमक के साथ मेनका अपने आप को आईने में देख रही थी। इस वक्त वह इस बात से पूरे तरीके से असुर थी कि पूरे खायरस में उसके जैसे खूबसूरत बला और कोई भी नहीं हो सकती। हाँ, वह बला ही थी, और बला जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खतरनाक होती है। तभी अचानक महल के बाहर से भागते हुए कदमों की आवाज गूंजने लगी। दरवाजा जोर से खुला। चार सैनिक हाँफते हुए अंदर आए। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके हाथ भी कांप रहे थे, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उनके अस्तित्व को हिला दे। मेनका की आंखें आईने से होकर पीछे सैनिकों पर गई। उसकी पर्पल आंखों में हल्की सी चमक आई और कमरे का टेम्परेचर एकदम से गिर गया। क्या हुआ? उसकी आवाज धीमी थी, मगर इतनी भारी कि चारों सैनिकों की रीढ़ तक सिहर गई। एक सैनिक घुटनों के बल गिर गया। सिर झुकाते हुए कांपती आवाज में बोला, महारानी, हमने पता कर लिया, वो वापस आ गया है। सैनिकों के शब्द सुनकर उसके एक्सप्रेशंस कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गए और चेहरे पर हल्की सी स्टन साइलेंस छा गई। कुछ देर के सन्नाटे में ही सैनिकों को इतनी जबरदस्त सफोकेशन हो गई। हवाओं का दबाव अचानक से इतना भारी महसूस होने लगा, ऐसा लगा जैसे इस दबाव के कारण उन सबके दिल फट जाएंगे। फिर फाइनली आईने के सामने बैठी हुई अप्सरा जैसे खूबसूरत मेनका के होंठ हिले, हल्के से तिरछे ऊपर उठ गई और अपने हाथों को दासियों के हाथों से आजाद करवाते हुए उसने पीछे किया और दासियों को जाने का इशारा किया। वो सभी दासियां तुरंत सर झुकाकर वहां से चली गई। उसने धीरे से
बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, 800 साल। आखिर 800 साल के बाद वह अपनी कैद से आजाद हो ही गया। विक्रमादित्य वापस लौट ही आया। विक्रम का नाम सुनते ही वैसे ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते थे। पूरे खायरस में विक्रम से ज्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरे नंबर पर कोई बहुत ताकतवर है जिसका कोई मुकाबला नहीं, तो वो मेनका है। उसके पास जो पूंछे हैं वो उसकी ताकत का प्रतीक है। वो एक 9 टेल फॉक्स है और हर पूंछ में एक डिवाइन पावर है। वो बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ पूरे खायरस में वही है जो विक्रम से टकराने के बारे में सोच सकती है। उसने हल्की सी उंगली के इशारे से सैनिकों को भी वहां से चले जाने का इशारा किया। सैनिकों ने तुरंत ही एड़ियों में तेल लगाया और वहां से गधे के सिर से सींग की तरह गायब हो गई। उसके बाद वो खड़ी होकर पूरे स्टाइल और एलिगेंस से चलते हुए आगे बढ़ी। एक दीवार के पास पहुंची। वो दीवार को थोड़ी सी दूरी से गौर से देखती है और फिर अपना हाथ ऊपर उठाती है। वो अपनी उंगली को थोड़ा गोल घुमाती है और दीवार पर लगा हुआ पर्दा अपने आप गायब हो जाता है। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी तस्वीर थी, यानी कि एक पेंटिंग जो कि पूरी दीवार पर लगी हुई थी। वो पेंटिंग देखने में बहुत खतरनाक थी, बहुत ज्यादा खतरनाक। वो कोई साधारण पेंटिंग बिल्कुल नहीं थी। वो जैसे एक जिंदा डर था जो दीवार पर कैद किया गया है। पूरी दीवार पर फैली उस पेंटिंग में अंधकार की गहराई इतनी ज्यादा थी कि लगता है जैसे कोई उसमें झांकते ही उसमें समा जाएगा। रंग काले थे, लेकिन वो साधारण काले नहीं थे। ऐसा काला जो रोशनी को निगल जाए, जैसे खुद अंधकार का जन्म उसी कैनवास से हुआ हो। उस पेंटिंग के बीचों बीच विक्रमादित्य का असली स्वरूप। उसका शरीर किसी इंसान जैसा नहीं रह गया था। उसकी त्वचा फटी हुई, जली हुई जमीन जैसी दिख रही थी, जिसमें से जगह जगह लाल लावा जैसी रोशनी बाहर झांक रही थी, जैसे उसके अंदर कोई नर्क जल रहा हो। उसकी आंखें नहीं, वो आंखें नहीं थी, वो दो जलते हुए गड्ढे थे जिनमें कोई भी देखे तो उसे लगे कि उसकी आत्मा को खींचकर अंदर निगल लिया जाएगा। उन आंखों के अंदर घूमती हुई आग स्थिर बिल्कुल नहीं थी। वो हर सेकंड बदल रही थी, जैसे हर एक लपट में किसी की चीखें कैद हो। अगर कोई ज्यादा देर तक उसे देखे तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वो चीखें सीधे उसके दिमाग में गूंजने लगती है। उसके पीछे फैले हुए विशाल फटे हुए काले पंख, जिनसे टपकता हुआ काला धुआं नीचे जमीन तक फैल रहा था। वो धुआं पेंटिंग के अंदर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो धीरे धीरे बाहर रिस रहा हो, कमरे की हवा को भी जहरीला बना रहा हो। उसके चारों तरफ सैकड़ों परछाइयां थी, लेकिन वो स्थिर नहीं थी, वो हिल रही थी, धीरे धीरे रेंगती हुई, जैसे किसी अदृश्य दर्द में तड़प रही हो। उन परछाइयों के चेहरे नहीं थे, लेकिन फिर भी साफ महसूस होता था कि वो सब किसी खौफनाक पीड़ा में चीख रही है। और सबसे डरावनी बात, विक्रमादित्य के होठों पर वो हल्की सी मुस्कान, वो मुस्कान जो इंसान की नहीं हो सकती। उसमें दया नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बस एक निर्दयी आनंद था, जैसे वो हर उस आत्मा के दर्द को एंजॉय कर रहा हो जो उसके आसपास तड़प रही थी। कमरे का टेम्परेचर अचानक से और भी ज्यादा गिर गया। मशालों की लौ कांपने लगी और कुछ सेकंड के लिए तो ऐसा लगा जैसे उनकी रोशनी भी उस पेंटिंग से डरकर पीछे हट रही हो। मेनका कुछ पल के लिए उस पेंटिंग को देखती रही। उसकी पर्पल आंखों में अब वो हल्की सी चमक थी, डर नहीं बल्कि एक अजीब सी उत्सुकता और चुनौती। उसके होठों पर फिर से वही हल्की मुस्कान आई। तो आखिरकार तुम वापस आ ही गए विक्रमादित्य। रवीश अपने घर में फटाफट बाथरूम से बाहर निकलता है। उसकी कमर पर तौलिया लपेटा हुआ था और बाकी का हिस्सा बिना कपड़ों के था। उसके गीले बाल हल्के माथे पर बिखरे हुए थे, जिनमें से अभी भी पानी की कुछ बूंदें उसके कंधों पर, उसके सीने पर टपक रही थी। उसकी चौड़ी छाती रोशनी में चमक रही थी। मसल्स इतने डिफाइन थे कि हर एक लाइन साफ उभर कर दिख रही थी। उसके एब्स पर ठहरी पानी की बूंदें जैसे जानबूझकर वहीं ठहर गई हों और फिर धीरे धीरे नीचे सरकती हुई उसकी बॉडी के हर कर्व को ट्रेस कर रही थी। उसके कंधे मजबूत और भरे हुए थे, बाजुओं की नसें हल्के तनाव में उभरी हुई थी। हर हलचल के साथ उसकी बॉडी में एक रॉ अट्रैक्टिव एनर्जी साफ महसूस हो रही थी। वह इतने डैशिंग, इतना इतना हैंडसम था ना कि कोई उसे देख ले ना तो उसकी आत्मा
ट्रिप हो जाए, अपनी नजर हटा ही ना पाए कोई भी उससे। उसे देखकर तो शायद लड़के भी स्ट्रेट से हटकर गे बन गए होंगे। उफ, ये हॉटनेस! कमरे का टेम्परेचर बढ़ रहा था। थोड़ी देर में रवीश कपड़े पहन लेता है। अब वह बिजनेस सूट में आईने के सामने खड़ा हो जाता है। अपने बालों को थोड़ा सेट करने के बाद अपनी महंगी ब्रांडेड वॉच उठाकर कलाई में पहनता है। उसकी कोल्ड आंखें आईने में खुद के ऊपर जमी हुई थी और ऐसे में वो बहुत सेक्सी लग रहा था, एकदम कोल्ड लेकिन उतना ही हॉट भी। ऑफिस जाने के लिए जब वो घर से बाहर अपनी गाड़ी के पास आता है तो अचानक उसकी नजर जगन प्रसाद पर पड़ती है, जो गाड़ी का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। जगन प्रसाद, उसका पर्सनल ड्राइवर। उसने जब रवीश को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और थोबड़े पर शॉक साफ दिखाई दे रहा था, जैसे उसने कोई भूत ही देख लिया हो। जगन वही ड्राइवर था जो कल रवीश की डेड बॉडी लेकर अस्पताल गया था। उसकी नजर में रवीश ऑलरेडी मर चुका था और अब उसे सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखकर जगन की सांस हलक में आ गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उसकी आंखें ऑलरेडी लाल हो गई थी। अपने बॉस की मौत पर उसे इतना दुख हुआ था कि वो पूरा दिन पूरी रात से रो रहा था। ऊपर से आंखों के नीचे काले गड्ढे बना रहे थे, बता ही रहे थे कि शायद वो पूरी रात से सोया भी नहीं और अब अचानक ही सुबह उसे कॉल करके यहाँ बुला लिया। उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन वो फटाफट तैयार होकर आ गया। जगन को देखकर रवीश ने कहा, गुड मॉर्निंग जगन, क्या बात है, आज ग्रीट करना भूल गए? रवीश की बात सुनकर तुरंत होश में आया और थर्राती आवाज में बोला, सर आप अब जिंदा हो? उसे अब भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। रवीश ने हल्की सी आईब्रो ऊपर उठाई और कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? अगर मैं जिंदा नहीं तो क्या तुम्हारे सामने मेरा भूत खड़ा है? सुबह सुबह चढ़ा के आए हो क्या? जगन तुरंत होश में आता है, लेकिन वो बिल्कुल पागल सा हो गया था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? कल तो आपकी मौत हो गई थी, आज आप जिंदा कैसे हो गए? उसे ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आई। रवीश जानता था मगर वो बता नहीं सकता था। उसने कहा, हाँ वो कुछ देर के लिए मरा था, फिर बाद में जिंदा हो गया था। अब चलो जल्दी, ऑफिस लेट हो रहा है। यह बोलकर रवीश बिना कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किए गाड़ी की बैक सीट में बैठ जाता है, जबकि जगन अपनी जगह पर फ्रीज होकर खड़ा रह जाता है। हैं? कुछ देर के लिए मरा था फिर जिंदा हो गया, इसका क्या मतलब है? क्या हो रहा है ये? वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि तभी रवीश की कड़क आवाज सुनाई दी, अब चलोगे, मुझे लेट हो रहा है। जगन तुरंत होश में आया और बोला, यस 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 सर। वह भागकर गाड़ी में बैठा। वह अभी डिमेला में शॉक में था, मगर उसने गाड़ी स्टार्ट की और दोनों ऑफिस के लिए निकल गई।